हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम। इससे पहले हमने इसकी एक वीडियो कवर कर ली है जिसके अंदर हमने बात करी थी अबाउट मोशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अगर आपसे वो मिस हो चुके हैं तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं आई बटन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको? कोई बात नहीं, ध्यान से समझना इस चीज़ को। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कि मान लो यहाँ कोई मास एक हैंग है, ठीक है, और एक मास कोई यहाँ हैंग है, ठीक है। मान लो ये 10 kg का मास है और मान लो ये 5 kg का मास है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आता था, ठीक है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो आता था वो कहाँ, कहीं इस जगह पे आता था, हैवी के आसपास आता। दिस इज सेंटर ऑफ मास इनके बीच में, राइट। और इसी चीज़ को जब हमने कोऑर्डिनेट में बनाया था, ऐसे कोऑर्डिनेट में बनाया था कि मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये कोई m1 मास पड़ा हुआ है, ये कोई m2 मास पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 है। और इनको जब हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं P पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास आता है जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कैपिटल X कैपिटल Y। और ये जो होते हैं ये ओरिजिन से, मान लो फर्स्ट वन है जो है R1 पोजीशन पे है, पोजीशन वेक्टर होता है, ये R2 पोजीशन पे है, ठीक है, और ये जो है ये ओरिजिन से कैपिटल R पोजीशन पे है, ठीक है। यही हमने बात करी थी, ठीक है। फिर हमने x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकाला था। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या निकल के आया था आपके पास, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये तो था 2 के लिए। अगर ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा सिस्टम होंगे, काफ़ी सारे होंगे, अप टू mn होंगे, ठीक है। तो अगर 10 हैं तो ऐसे ही आगे m3x3 m4x4 ऐसे आगे चलता जाएगा। सिमिलरली नीचे भी ऐसे चलता रहेगा। एंड y कोऑर्डिनेट हमने भी ऐसे निकाला था, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये 2 के लिए है और काफ़ी सारी सिस्टम्स के लिए आगे n लग जाता है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसी चीज़ को मैं अगर पोजीशन वेक्टर में लिखूं तो पोजीशन वेक्टर में क्या बनेगा, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल R1 लिखती हूँ, नॉर्मल R1, तो R1 क्या होगा, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। तो उसको हम कैसे बता सकते हैं, xi1 y1 j कैप, ये बता सकते हैं। ऐसे ही R2 को कैसे बता सकते हैं हम, x2 i कैप प्लस y2 जे कैप, यही बता सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे इस आर सिस्टम को बताना हो, इस कैपिटल आर को बताना हो, तो उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जी, राइट, यही आएगा। तो अगर मुझे एक्स वाई ना लिखकर मुझे आर की फॉर्म में लिखना हो, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिखना हो, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं m1 R1 प्लस m2 R2 डिवाइड में m1 प्लस m2, राइट। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, हो गया किसका, इस सेंटर ऑफ मास का, कि ये कहाँ पोजीशन इस पूरे सिस्टम में कहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। पहले हम कोऑर्डिनेट्स में लिख रहे थे, अब मैं उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे होंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एंड सो ऑन m2 Rn डिवाइड में यहाँ पर भी सो ऑन ये आ जाएगा mn आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास पोजीशन वेक्टर। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। अब कंफ्यूजन ये है कि मोशन का क्या मतलब है, ये सेंटर ऑफ मास कैसे मोशन में आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो m1 हमारा किसी ना किसी v1 वेलोसिटी से मूव करेगा, m2 हमारा किसी v2 वेलोसिटी से मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास यहीं थोड़ा पड़ा रहेगा। अब ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, यहाँ पर ये भी तो कहीं ना कहीं मूव करेगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वेलोसिटी यानी कि वो मोशन में आ गया है, किसी न किसी वेलोसिटी में आ गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालनी है, ये वेलोसिटी के बारे में निकालना है, ये v निकालना है हमें। क्लियर है ये बात? तो इस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का पोजीशन से क्या रिलेशन होता है, ट्रिम दैट नॉइस। तो अब वेलोसिटी का पोजीशन से क्या रिलेशन होता है, वी नो दैट जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या होती है, पोजीशन का डेरिवेटिव, ठीक है, चेंज इन पोजीशन होती है,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है राइट। तो यानी कि अगर मैं इसका क्या कर देती हूँ, डेरिवेटिव कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वेलोसिटी मिल सकती है डेफिनेटली, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ dr/dt, इसके रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर अगर मैं इधर डेरिवेटिव लगाऊंगी तो जो जितना डिनोमिनेटर है वो सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आपका m1 + m2 एंड सो ऑन अप टू mn। तो ये डेरिवेटिव कहाँ जाएगा, d/dt, ये किस पे जाएगा, ये ऊपर वाली टर्म पे जाएगा, m1r1 + m2r2 एंड सो ऑन अप टू mn r n, इस पे जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो m1 m2 m जितने भी है वो सारे कांस्टेंट हैं, अंदर क्या बचेगा, d/dt r1, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ मैं, तो इसको लिखते हैं अब हम dr/dt इज इक्वल्स टू 1/m1 + m2 एंड सो ऑन अप टू mn, और अंदर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, m1 बाहर dr1/dt प्लस नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, m2 बाहर dr2/dt एंड सो ऑन अप टू mn बाहर drn/dt, ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये क्या है, अगेन ये क्या है, m1 + m2 एंड सो ऑन अप टू mn, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ डेरिवेटिव क्या होता है, यस, ये हो जाएगा v1, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, v2, ये वेलोसिटी हो जाएगी, और यहाँ क्या लिख देंगे हम, vn लिख देंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर m1 v1 + m2 v2 एंड सो ऑन अप टू mn vn, ये आ गया। इसको अब हम प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका dr/dt विच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो कंप्लीट का पोजीशन हो गया, तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया, इज इक्वल टू ये सारा का सारा m1 v1 + m2 v2 एंड सो ऑन अप टू mn vn डिवाइड में m1 + m2 सो ऑन अप टू mn। तो ये आ गया आपका कि ये कितनी वेलोसिटी से ये मूव करेगा। यहाँ तो हमने 2 लिखे हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे ले लिए कि काफ़ी सारे अगर इसके अंदर घूम रहे हैं तो कितनी वेलोसिटी से हम उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा उसका मोशन, उसकी वेलोसिटी। तो अगर हमने वेलोसिटी निकाल ली है, ठीक है, तो यानी कि उसकी पहले मान लो रुका हुआ था, रेस्ट पे था, अब वो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करने लगे, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आया उसमें, तो यानी कि वो किसी न किसी एक्सेलरेशन से भी मूव कर रहा होगा। तो हम किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे कि वो सेंटर ऑफ मास जो है वो कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। नो, एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन यू नो दैट, एक्सेलरेशन को हम वैसे तो हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे अगर मैं कंप्लीट एक्सेलरेशन लूँगी तो वो क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की लूँगी तो मैं कैपिटल A से डिनोट कर रही हूँ उसको, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगी आपकी क्या, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि हमें क्या करना है, हमें अब इस इक्वेशन का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा dvcm/dt। तो अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर से डिनोमिनेटर हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और ये अंदर से फिर से हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, तो हमारा m1 कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा d1/dt, फिर m2 कांस्टेंट बाहर dv2/dt एंड सो ऑन, फिर mn कांस्टेंट dvn/dt, ये आ जाएगा। अगेन ये किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल, ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ nth पार्टिकल, ठीक है। इनकी जगह पे हम क्या लिख देंगे अब हम, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास m1a1 + m2a2 एंड सो ऑन अप टू mnan
डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2 सो ऑन अप टू mn। तो ये हो जाएगी उसकी क्या, एक्सेलरेशन। ये कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास। अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ, इसी को ही मैं यहाँ पर स्टार बना देती हूँ और थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा। देखो ये क्या है, m1 प्लस m2 अप टू mn, यानी कि ये पूरा क्या है, ये मास है, कंप्लीट मास है ऑफ द सिस्टम। दिस इज द कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये होगी हमारी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये ऊपर हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2 एंड सो ऑन अप टू mn और डिवाइड में मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल M लिख सकती हूँ, दैट इज द कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, पूरा सिस्टम का मास ये आ गया। अब मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से क्या जाएगा, कैपिटल M इंटू कैपिटल A इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2 अप टू सो ऑन mn। क्या आपको ये कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यस, किसका फॉर्मूला होता है, यस ये फॉर्मूला होता है किसका, मास, फोर्स का। किसका होता है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कि कंप्लीट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। ये हो जाएगा फर्स्ट पे कितना लग रहा है, सेकंड पे कितना लग रहा है और nth पे कितना फोर्स लग रहा है। तो वो हो जाएगा कंप्लीट फोर्स ऑन द सिस्टम। और वो जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी किसी चीज़ में क्या आती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती है। जैसे कि ध्यान से देखो, ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कितने सारे पार्टिकल्स होंगे। अब इन पार्टिकल्स के अंदर अगर कोई फोर्स होता, वो इधर उधर एक्सेलरेट कर रहे होते, तो ये इधर उधर घूमना रही होती है अपने आप, और अपने आप घूमती तो आप लोग डर के भाग ना जाते, है ना। तो हर एक चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई है, क्योंकि इसके इंटरनल फोर्सेस जितने भी होते हैं उनका जो सम होता है, वेक्टर सम होता है, वो क्या होता है, 0। तो इंटरनल फोर्सेस तो नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स दूंगी, ये देखो मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स दिया, तभी ये चेंज हुई, तभी इसके अंदर क्या हुई है, एक्सेलरेशन हुई है, तभी ये मूव कर पाई है। तो यानी कि जो फोर्सेस लग रहे होते हैं जिससे सिस्टम मूव करेगा, वो क्या होते हैं, वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। क्लियर हो गई, क्लियर है ये बात। तो जैसे हमने फोर्स भी निकाली, अब हम इससे रिलेट करेंगे, हम इसको मोमेंटम से। किससे रिलेट करेंगे, मोमेंटम से। हमने फोर्स निकाली है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, बेचारा मोमेंटम रह गया, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हमने यहाँ पे लीनियर लिखा है अभी, कि मतलब कि हम सिर्फ एक ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, सीधा लाइन में चलने वाले मोशंस की बात कर रहे हैं। अभी हमने घूमने वाले मोशंस की बात नहीं कर रहे हैं, अगर घूमने वाला होता तो एंगुलर आ जाता। ठीक है, तो हम सिर्फ लीनियर की बात कर रहे हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और हमने अभी अभी फोर्स का भी फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, फोर्स भी बात करिए। फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन हम किससे बताते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ से बताते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था, वो कहता था F इज इक्वल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम। तो जितना भी हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे होते हैं वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये सेकंड लॉ का क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अगर कोई एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसके ऊपर हम कोई भी फोर्स नहीं देंगे, तो वो किससे मूव करती रहेगी, वो सेम वेलोसिटी से, सेम मोमेंटम से मूव करती रहेगी, अगर मैं उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं देती हूँ। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स देती हूँ तो उसका टाइम टू टाइम मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, जैसे जैसे फोर्स चेंज होगा। क्लियर होगी बात। ऑब्वियसली आप एक्सीलरेटर दबाओगे तो वो ज़्यादा स्पीड से चलने लगी, ज़्यादा मोमेंटम आ जाएगा उसका। एक्सीलरेटर ने क्या किया, इंजन को ज़्यादा फोर्स दिया है। अगर आप एक्सीलरेटर नहीं दबाओगे, सेम वेलोसिटी से मूव करोगे, तो मोमेंटम भी आपका सेम रहेगा। तो ये होता है इसका मतलब, राइट। ऑल्सो अगर मुझे इस मोमेंटम को भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये देखो, ये हो गया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये m क्या होगा, ये आपका m क्या होगा, ये हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग होगा, है ना। ये हो जाएगा m1 वेलोसिटी हो जाएगी फर्स्ट की, फिर m2 वेलोसिटी हो जाएगी सेकंड की, एंड सो ऑन mn वेलोसिटी हो जाएगी nth वाले की। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इनटू द वेलोसिटी।
ठीक है, तो वो हो जाएगी कंप्लीट सिस्टम की वेलोसिटी। तो ये cm ही हो सकता है ना, सेंटर ऑफ मास यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास। यस, अगर आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो कि सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम ऐसा बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड द सेंटर ऑफ मास इज द सेम थिंग, है ना। कि अगर मान लो कि कोई भी ये बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इसका सारा का सारा मास जो है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। और जब अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब है हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना बार बार, अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल रहे हैं या सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग। सो अगर मान लो इफ द फोर्स इज जीरो, ठीक है, इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो क्या हो जाएगा, तो dp बाय dt वो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि जो हमारा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। यही बात मैंने अभी अभी आपको समझाई कि अगर हम एक्सीलरेटर नहीं दबाएंगे, फोर्स हम उसको नहीं देंगे, तो वो जो हमारी जो गाड़ी है वो सेम वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, यानी कि उसका मोमेंटम क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारा मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो हमने अभी यहाँ पे कंसीडर किया कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, है ना, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। व्हाट इफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर उनका इंटरनल फोर्स हो, उनका कोई ना कोई इंटरनल फोर्स हो, तब क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब भी होल्ड करता है? तो आंसर है यस, बट हाउ, लेट अस डिस्कस। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्या, कि अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के पास कोई ना कोई इंटरनल फोर्सेस हैं पार्टिकल्स के बीच में, बट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, फिर भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है उनके पास क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, यानी कि कांस्टेंट मोमेंटम से वो मूव कर रहे होंगे, यानी कि दे स्टिल होल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जैसे कि हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि मान लो फायर क्रैकर्स की हम बात करते हैं, ठीक है, फायर क्रैकर्स की हम बात करते हैं और उसको हम मान लेते हैं यहाँ से कोई एक पटाखा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बॉम्ब या फिर हमने फायर क्रैकर हमने ऊपर की तरफ छोड़ा, ठीक है। मान लो ये उसका पाथ था, यहाँ आके वो एक्सप्लोजन हो गया उसका, यहाँ आके वो फट गया, ठीक है। अब उसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, वो मान लो कोई यहाँ जाके ऐसे गिर रहा है, ठीक है, कोई यहाँ जाके ऐसे गिर रहा है, कोई यहाँ गिर रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, ठीक है। बट डिफरेंट पार्टिकल्स ऐसे गिर रहे हैं। बट ये जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इन सभी पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो वही ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा होगा, वो वही पाथ फॉलो कर रहा होगा, एंड जो एक्सप्लोजन से पहले का मोमेंटम था वो ही होगा उसके एक्सप्लोजन के बाद के मोमेंटम के। समझ में आई ये बात, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एक्सप्लोजन हुआ है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं लग रहा ना उसके ऊपर। वो सारे के सारे जो फटा है वो अंदर के फोर्सेस की वजह से उसका एक्सप्लोजन हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो इसी वजह से मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन एंड मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास जो यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उतनी ही वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब ये मत कंफ्यूज होना कि मैम आप बार बार वेलोसिटी बोल रहे हो, बार बार मोमेंटम बोल रहे हो। भाई मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इज कांस्टेंट। तो मैं चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट बोलूँ या मोमेंटम कांस्टेंट बोलूँ, बात तो वही है, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन को एक पार्ट में मैं सम अप करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब तक मैंने फायर क्रैकर को ऐसे फेंका था और अभी तक वो बर्स्ट नहीं हुआ था बिफोर एक्सप्लोजन, वो इस पाथ को फॉलो कर रहा था, ठीक है। अगर एक्सप्लोजन ना होता तो वो यही पाथ फॉलो करता, ठीक है, यही पाथ फॉलो करता और यहाँ गिर जाता। बट बीच में क्या हो गया, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन पे जब डिफरेंट पार्टिकल्स उसके डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज फॉलो करने लग गए, उन ट्रेजेक्टरीज का अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालती हूँ, डिफरेंट पार्टिकल्स का अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालती हूँ, तो उस सेंटर ऑफ मास की भी ट्रेजेक्टरी यही आती जब उसका एक्सप्लोजन नहीं हुआ था तब आती। तो
जो सेंटर ऑफ मास होता है वो पूरी की पूरी वही ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि इसका कंजर्वेशन जो होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम कह सकते हैं कांस्टेंट मोमेंटम होता है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं सेकेंड। एक और एग्जाम्पल क्या है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी है। जैसे कि मान लो आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दैट इज रेडियम। ठीक है, तो वैसे आपको पता नहीं होगा रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, वैसे आप इसको डिटेल आगे चैप्टर्स में या +2 में पढ़ोगे, बट मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो ऑलमोस्ट पूरी लाइफ टाइम के लिए रेडिएशंस देते रहते हैं। ठीक है, बट इतना डीप में जाने की आपको नीड नहीं है, वो आगे आप स्टडी कर लोगे। तो कोई एक एलिमेंट है, रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका क्या हुआ है, इसको हमने डिके किया, यानी कि इसको हमने डिसइंटीग्रेट किया, तोड़ दिया। ठीक है, जब ये रेडियम था, ठीक है, ये एक रेडियम था, ये ऐसे जा रहा था, सीधा सीधा जा रहा था बेचारा। ठीक है, यहाँ आके उसका क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, टूट गया। अब वो जब टूटा, ठीक है, तो वो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल इधर निकल गया, यानी कि हीलियम पार्टिकल बोल लो या अल्फा पार्टिकल बोल लो, वो इधर निकल गया। और इधर निकल गया एक और एलिमेंट, दैट इज रेडॉन। ठीक है, दैट इज रेडॉन, इसको हम RN से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो रेडॉन यहाँ से निकल गया, याद से दिस इज रेडियम, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेडियम एंड रेडॉन में, दिस इज रेडॉन। ठीक है, तो रेडियम डिसइंटीग्रेट हो गया और टूट गया अल्फा पार्टिकल में एंड रेडॉन के अंदर। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन हुई, क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि ये एक मास, ये एक मास, इनका भी सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, सेंटर ऑफ मास होगा। तो जो हमने नोटिस करा, क्या नोटिस करा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास था, यहाँ पर जो निकल के आया इसका सेंटर ऑफ मास, वो सेम मोमेंटम से, सेम वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा था। एंड ऑब्वियसली आप देख सकते होगे इसका मास छोटा है, इसका मास बड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास किसके क्लोज होता है, बड़ी वाली या हैवी वाली चीज़ों के पास होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। ठीक है, तो ये भी आपका क्या बताता है कि जो उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है, उससे पहले का मोमेंटम इक्वल था उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद के मोमेंटम के। क्लियर है ये बात? नाउ इसको अगर मैं सम अप करती हूँ तो इसका भी वही सम अप बनेगा कि जब तक हमने इसको डिसइंटीग्रेट नहीं करा था तो ये सीधे सीधे ये वाला पाथ फॉलो करा था, ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करा था। जब डिसइंटीग्रेट ना करते तो भी यही पाथ फॉलो करता, लेकिन यहाँ पर हो गया डिसइंटीग्रेट, टूट गया। अब टूटने के बाद जिन पार्टिकल्स में टूट गया, उनका जब हमने सेंटर ऑफ मास निकाला, वो सेंटर ऑफ मास भी वही ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा था जो एक्सप्लोजन से या जो इंटीग्रेशन से पहले वाली ट्रेजेक्ट्री थी। अगेन कांस्टेंट मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या एग्जाम्पल है, मान लो दो, जो एक हम बाइनरी स्टार के बारे में बात करते हैं। बाइनरी स्टार क्या होता है? बाइनरी स्टार का मतलब होता है दो ऐसे स्टार्स जो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आसपास ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स उनका इतना क्लोज होता है कि वो दोनों इकट्ठे हैं, यानी कि उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो मान लो एक यहाँ पर स्टार है S1 है, और एक मान लो यहाँ पर स्टार है S2 है। तो ये आपस के ही क्या कर रहे हैं, एक तरीके से चक्कर काट रहे हैं। तो मान लो अगर ये ऐसे है, ठीक है, मान लो ये इधर की तरफ मूव कर रहा है S1, तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा है S2। ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं, यानी कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है ये है। ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ मास है ये ऐसे जा रहा है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे है। ठीक है, ये मान लो S1 है, ये मान लो S2 है। ठीक है, ये ऐसे तो मूव कर ही रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे 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 तो मूव कर ही रहे हैं, लेकिन आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये कैसे मूव कर रहे हैं, ये ऐसे 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 मूव कर करके आगे भी बढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे भी मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं S1 को बता देती हूँ रेड वाले मोशन से बता देती हूँ, S2 को बता देती हूँ मैं ब्लैक वाले मोशन से बताती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये हो जाएगा ऐसे, और ये मोशन रहेगा S1 का, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा और आगे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही S2 जो होगा वो ऐसे मूव कर रहा होगा इसके पैरेलल। ठीक है, तो ये उनकी ट्रेजेक्टरी होगी, यानी कि अगर वो
अगर S1 इस तरफ है तो S2 इधर आ रहा है, S1 इधर है तो S2 इधर आ रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे करके वो मूव कर रहे हैं और उनका जो पाथ है वो कौन सा पाथ है, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पाथ है जो उसका क्या बताता है, सेंटर ऑफ मास बताता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इसका जो पाथ है, सेंटर ऑफ मास है, वो हमें कैसे दिखाई दे रहा होता है, वो हमें रेस्ट पे दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना है कि मान लो कि एक बीच में ऐसे इसका आसपास ऐसे घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो घूम रहे हैं, लेकिन उनका जो सेंटर ऑफ मास का जो फ्रेम है वो हमें कैसे दिखाई दे रहा है कि ये रेस्ट पे है। ठीक है, तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे। लेकिन अगर हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो हमें लगेगा जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, ये हमें ऐसे दिखाई देगा। क्लियर है ये बात? अब अगर मैं इस एग्जाम्पल का आपको समअप दूं तो अगेन इसका समअप यही बनता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको देखती हूँ, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखती हूँ, तो मुझे वो क्या दिखाई दे रहा है, रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखती हूँ, यहाँ से देखती हूँ, तो मुझे S1 और S2 दोनों क्या दिखाई देते हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि नो चेंज इन मोमेंटम, नो चेंज इन मोमेंटम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स गुड हियर, राइट। तो ये था आप लोगों का लेक्चर। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।